In this video, I am going to talk about the binomial distribution. अब binomial distribution एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्या पॉसिबिलिटीज़ है? या तो बंदा या स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या हमारे पास सक्सेस है या हमारे पास फेलियर है. एग्जाम्पल से अगर मैं डिस्क्राइब करूँ कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं एक दफ़ा, तो उस डाई में हमारे पास किसी भी नंबर का आने का के चांसेस क्या है? 1/6. या तो हमारे पास 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा. तो 3 अगर 3 आएगा तो 3 एक ही दफ़ा आएगा. आउट ऑफ 6 चांसेस हमारे पास 1 वैल्यू आएगी. तो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1/6. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 को देख रहे हैं तो 4 आने के क्या चांसेस हैं? 1/6. ये हमने डाई को एक दफ़ा थ्रो किया. फॉर एनी नंबर इफ़ वी से 4 इज़ आवर सक्सेसफुल आउटकम, हम चाहते हैं कि 4 हमारा सक्सेसफुल आउटकम है, तो हम 4 को कह रहे हैं कि अगर 4 आया तो हमारे पास सक्सेस है, अगर हमारे पास 4 नहीं आया तो हमारे पास फेलियर है. तो हमारे पास ये दो फैक्टर को ध्यान में रखना है कि सक्सेस और फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. x इक्वल्स टू 4. x का मतलब होता है कि x जो है हमारा सक्सेसफुल नंबर है, जो हमारे पास सक्सेस है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6 ना. तो probability of x that is our success, probability p is the probability of success that is 1/6 equals to 0.16. probability of failure हम किस तरह फाइंड करते हैं? अब p प्लस q जो होता है ना वो 1 की इक्वल होता है. मतलब probability of success प्लस probability of failure will be equal to 1 obviously. और q जो है ना, अब q फाइंड करना ना, p हमारे पास गिवन है 1/6 है, तो q is to 1 minus 1/6 मतलब 1 माइनस पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 अगर हम चाहें तो. अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी थ्रो अ डाई 10 टाइम्स थ्रो किया, ये हम इधर हम एक दफ़ा थ्रो करते हैं, अब हम 10 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं. 10 टाइम्स चांसेस या प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट नंबर 2 4 टाइम्स. मतलब वो कह रहा है कि 4 टाइम्स अगर नंबर 2 आएगा तो हमारे पास सक्सेस है. तो 4 टाइम्स हमारे पास सक्सेस होगी, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 हो गया. 10 टाइम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने थ्रो करना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट किया वो 10 हो गया. अब हम इसको देखते हैं. पहले फार्मूला समझाता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझाता हूँ. फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x विल बी इक्वल टू n कोएफिशिएंट x प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस x equals to success, q equals to probability of failure, n equals to total number of trials, x is equals to success. n is equals to number of trials, मतलब हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एग्जाम्पल में n हमारे पास 10 टाइम्स है. x वो कह रहा है सक्सेस है. सक्सेस कब है हमारे पास? 4 टाइम्स. 4 दफ़ा हमारे पास सक्सेस आई, 4 दफ़ा हमारे पास हमारे नंबर 2 आया. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? P. Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. अब हम देखते हैं हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगी वो यही सैम्पल स्पेस होगी, क्योंकि हमने डाई की सैम्पल स्पेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारे पास चांसेस क्या है? किसी भी नंबर के आने के 1/6 चांसेस हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? इस नंबर 2 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, क्योंकि 6 में से कोई एक नंबर आएगा, तो अगर 2 आएगा तो कोई और नंबर नहीं आएगा, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q 1 माइनस 1/6 5/6 होगी. ये दो फैक्टर क्लियर हो गया हमारे पास. सो हमारे पास P और Q क्लियर कर लिया हमने. अब आते हैं n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. 10 आ गया, n जो है 10 आ गया. x जो है हमारे पास सक्सेस है, x 4 टाइम्स सक्सेस आ गई. p आ गया, x आ गया, q आ गया, n 10 है, x क्या है? 4. अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं सिंपली. कोएफिशिएंट 10 टाइम्स हमने थ्रो किया, 10 टाइम्स हमने ट्रायल किया, उसमें से 4 टाइम्स सक्सेस हुई. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5/6 है. और x हमारे पास 4 है, 4 टाइम्स सक्सेस है हमारे पास. तो 4 दफ़ा हमारे पास नंबर 2 आया है, तो 4 दफ़ा हमारी सक्सेस हुई है. और n जो है 10 - 4. 10 - 4 क्यों? क्योंकि अगर 4 दफ़ा सक्सेस हुई है तो 6 दफ़ा फेलियर होगा, तो इसको हम 10 - 6 करेंगे, 6 आएगा ना. तो ये फेलियर का हमारे पास फैक्टर है कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये है,
और फेलियर कितनी बार हो सकता है? 6 दफ़ा हमारे पास फेलियर आया। तो इसको हम सिंपली फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज़ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। सेकंड मेथड जो है वो बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू दीज थिंग्स। टेबल में हमने देखना है, हमें टेबल गिवन है वो मैं समझाता हूँ। उसमें हमने देखना है n की वैल्यू देखनी है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, x इज़ द सक्सेस कि कितनी बार हमारे पास डाई जो है वो आया है, हमारे पास सक्सेस कितनी दफ़ा हुई है। ये टेबल सी है हमारे पास बुक में, और इसमें हमारे पास नॉट टेबल सी, टेबल बी। टेबल बी इज कम्युलेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव मतलब कम्युलेटिव है, वो मैं समझाता हूँ कैसे है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले n की वैल्यू हमने देखनी है, दूसरा p की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और तीसरा x की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें तो 10 टाइम्स मतलब n जो है 10 है, p प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब 1/6 ही है। हमने इस सैंपल स्पेस से देख लिया कि 1/6 है। अब प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी भी हुई हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस मतलब जो x है हमारे पास वो 4 है, और p जो है हमारे पास 1/6 है। 1/6 हमारे पास क्या आ रहा था? 1/6 इज 0.16। सो p हमने 0.16 देखना है, x हमने देखना है 4, n हमने देखना है 10। तो ये जो टेबल है इसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं। n की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद 6, 7, उसके बाद 8, 9, n की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू 10 भी आएगी, n की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। तो 10 का टेबल हमने देखना है। जब हम 10 का टेबल देखेंगे तो फिर हमने उसमें 2 चीज़ें देखनी है कि p जो है वो 0.16 होना चाहिए। p जो है ये वाला फैक्टर है, तो ये 0.16 हम देखेंगे, इधर नहीं आया तो नेक्स्ट में देख लेंगे 0.16। ये हमारे पास 0.16 आ गया, तो इस 0.16 को हमने देखना है। अब x हम देखेंगे इसी रेंज में, x जो है हमारे पास 4 है हमारी सिचुएशन में। सो x को हमने 4 देख लिया, 4 और 0.16 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे होंगे वो हम देख लेंगे। सो 4 एंड 0.16 कोइंसाइड है 0.9870, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.9870। बस ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। इसको सॉल्व करके भी यही आना चाहिए, और टेबल से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे 0.9870। अब एक और बात कि ये जो टेबल है ना ये कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव कैसे? कि अगर मैंने यहाँ पे 4 की वैल्यू देखी ना, तो इस 4 में ना 3 की प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूडेड है, 2 की भी, 1 की भी और 0 की भी। तो ये कम्युलेटिव टेबल है। अगर मैं कहता हूँ 7 की मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड की ना, तो 7 में 6 की भी, 5 की भी, 4, 3, 2, 1 सारों की प्रोबेबिलिटी ऐड होके आई हुई है। तो अगर मैं केस डिस्कस करता हूँ आगे जाके, और ये किस तरह प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैंने 7 की फाइंड की है ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब 7 भी है और लेस देन सारी वैल्यूज़ उनमें इंक्लूडेड हैं। सो हमारे पास नेचुरली जो आता है वो आता है लेस देन और इक्वल टू का फैक्टर आता है हमारे पास। लेकिन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी इज एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 की फाइंड करना चाहते हैं, हम सिर्फ 5 ही फाइंड करना चाहते हैं और 5 से पहले जो भी हैं वैल्यूज़ उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम 5 की अगर हमने फाइंड कर ली 0.9980 और हम चाहते हैं कि हम पहली वाली इंक्लूड ना करें, तो 5 में से 4 की अगर माइनस करें तो ये सारी माइनस हो जाएंगी। तो 0.9980 माइनस 0.9870 विल गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, एग्जैक्टली 5। जब x इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 5 आएगा ना, तो हमने 5 में से 4 की माइनस कर देनी है। ये जनरली हमने याद रखना है हर किसी के लिए। इधर भी यही तय है कि टेबल इज कम्युलेटिव, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5 में 0 की भी है, 1 2 3 4 5 की भी है, बट वी नीड x इक्वल टू 5, सो 5 में से 4 की माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 की आ जाएगी, इंडिविजुअल आ जाएगी। बिटवीन का फैक्टर है हमारे पास कि हम दो वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 से लेके 5 तक है।
अब हमने देखना है कि इक्वल का साइन भी आ रहा है ना, तो 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, मतलब 2, 3, 4 और 5 इनकी फाइंड करनी है, इसके अलावा कोई फाइंड नहीं करनी। तो हम सिंपली ये करेंगे कि जो 5 तक वैल्यूज़ है ना, जो 5 तक वैल्यूज़ हैं, 5 तक वैल्यूज़ हैं, उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, 2 तक चाहिए, 1 की और 0 की नहीं चाहिए। तो 5 में से 2 अगर माइनस कर देंगे इस तरह, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, 5 में से 2 की माइनस कर दिए तो हमारे पास 2, 3, 4, 5 की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बिटवीन का फैक्टर हो गया हमारे पास, लेस देन का फैक्टर कि x इज़ लेस देन 5। अब हमारे पास जो ये टेबल है ना, इसमें हमारे पास सिर्फ मैंने पहले बताया कि लेस देन और इक्वल टू फाइंड हो सकता है, सिंपल लेस देन नहीं फाइंड हो सकता। तो हम देखते हैं कि x इज़ लेस देन और लेस देन 5 का मतलब क्या है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 5, x इज़ लेस देन 5 मतलब 4 है या 4 से कम है। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 का हम फैक्टर टेबल से फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हम 4 को देखेंगे और सिंपली 4 की कर देंगे, क्योंकि लेस देन भी उसमें इंक्लूडेड। लेस देन का क्या मतलब है, 0, 1, 2, 3, 4 भी इंक्लूडेड है, तो 4 को भी कर देंगे। सो इस तरह हमारे पास लेस देन का फैक्टर आ जाएगा। ग्रेटर देन का कैसे फाइंड करते हैं? अब ग्रेटर देन तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया हमारे पास। हम तो टेबल से सिर्फ लेस देन और इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, तो हम ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो हमने सिंपली ये करना है कि 1 में से माइनस करेंगे और इस साइन को हमने चेंज करना है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इधर लेस देन करेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल का साइन करेंगे, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट। एक तो 1 में से माइनस करेंगे और दूसरा x ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल कर देंगे। दूसरा फैक्टर देख लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन को ऑपोजिट 1 में से माइनस करना है। दूसरा स्टेप, ग्रेटर जो है इसको लेस देन कर देंगे, इक्वल है ना इधर, तो इधर नहीं करेंगे इक्वल। लेकिन अभी भी हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हमने सिंपली पहले वाले बात यही की थी कि x इज लेस देन 5 का क्या मतलब है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4। हम टेबल से सिर्फ लेस देन और इक्वल का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। So that is how we will solve the binomial distribution through formula and through the table.